स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संसार में। इस वीडियो में हम एक नई कहानी का विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे लेखक का परिचय। तो आज की कहानी है रोटी की महक, जिसके लेखक हैं सुभाष पंत। ये कहानी उत्तरांचल का हिंदी साहित्य नामक पुस्तक में भी उद्धृत है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी लगाई गई है। तो आज की कहानी है रोटी की महक, जिसके लेखक हैं सुभाष पंत। कहानीकार सुभाष पंत का जन्म 14 फरवरी 1936 को देहरादून में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा विज्ञान एवं कला दोनों वर्ग में हुई थी। विज्ञान में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और बालपन से ही इन्होंने कविताओं की रचना एवं बालपन की जो नटखट अनुभूतियां होती है उन्हें लघु कथाओं के रूप में शक्ल देना प्रारंभ किया था। इनकी पहली कहानी गाय का दूध 1973 में छपी थी, जो कमलेश्वर जी के संपादन में सारिका विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ये जो कहानी है गाय का दूध, ये अंग्रेजी भाषा समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई है। आर्थिक संकट के कारण लेखक ने पढ़ाई छोड़ दी थी और 1961 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में तकनीकी सहायक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया था। वे 1999 में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर सेवा मुक्त हुए थे। तब से इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं करना प्रारंभ किया था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं तपती हुई जमीन, चीफ के बाप की मौत, 21 कहानियां, जिन और अन्य कहानियां, मुन्नी बाई की प्रार्थना, 10 प्रतिनिधि कहानियां। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। सुबह का भूला और पहाड़ चोर इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जो 1982 में चिड़िया की आंख नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि जो कथानक है वे समाज के ऐसे वर्ग को कथानक के रूप में चुनते हैं जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग होता है। इनकी कहानियों के पात्र यदाकदा हमारी आंखों के सामने होते हैं, जो इनकी कहानियों में विशेष संवेदनाओं के पात्र बन जाते हैं। व्यंग्यमयी भाषा का सारल्य इनकी कहानियों को अधिक सुपाठ्यता, स्वाभाविकता, विश्वसनीयता दिलाता है। तो अब बात करते हैं कहानी के विश्लेषण की। रोटी की महक कहानी का मुख्य पात्र छविनाथ एक बेहद गरीब व्यक्ति है, जो गरीबी में कुछ न कुछ सामान बेचकर अपना पेट पाल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इस हालत में उसके पास बदन पर एक फटी पुरानी कमीज, पैंट, टूटे हुए चप्पल रह जाते हैं। भूख मिटाने की तलाश में वह भटकते भटकते एक शहर में पहुंचता है, जहां गर्मियों की दोपहरी वह भूख से तड़प रहा होता है। घूमते हुए उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था और उसे प्यास लग रही थी। उसे कहीं नल भी दिख रहे थे तो उनमें पानी नहीं था। इतनी गर्मी में शहर में उसके पास न खाने को कुछ, न पीने के पानी के लिए पैसे थे। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचता है कि भूख मिटाने के लिए उसके पास 2 ही विकल्प है, भीख मांगना या चोरी करना। कहानी में उसकी इस स्थिति को लेखक ने बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से बताया है कि भीख मांगने की कलात्मक बारीकी उसे आती नहीं थी। निश्चय ही भीख मांगना एक कलात्मक खूबी है जो किसी के भीतर संवेदनाएं जगाकर उसकी जेब तक पहुंचती है। वह लूला, लंगड़ा, अंधा या कोई अन्य शारीरिक विकृति संपन्न भी नहीं था और न ही उसके पास कोई धार्मिक कौशल था। दूसरा विकल्प था चोरी, जो उसे भीख मांगने की तुलना में अधिक सम्मानजनक और उत्तेजनापूर्ण लगा। छविनाथ इसलिए चोरी करने की ठान लेता है। वह बाजार की तरफ जाता है तो बाजार में तरह तरह की दुकानें, उनमें खाने पीने का सामान देखता है तो वह बहुत ललचाता है। वह एक आलीशान होटल में ये सोचकर खाना खाने की योजना बनाता है कि वह खाना खाएगा और जब पैसे नहीं होंगे तो होटल वाले उससे बर्तन धुलवाएं या काम करवाएं, जो भी होगा वह कर लेगा। लेकिन वह होटल के आगे जाता है तो उसकी हालत देखकर पहरेदार उसे होटल में घुसने भी नहीं देते हैं। आगे चलकर उसकी नज़र अपोलो बेकर्स में कांच की अलमारियों में रखी डबल रोटी पर पड़ती है। वह उसे चुराने की ठान लेता है। वह चोरी करने से पहले दुकान से भागने, पकड़े जाने की संभावना, जिस कांच के अंदर वह डबल रोटियां रखी थी उसकी स्थिति, सब कुछ देख लेता है। वह देखता है कि दुकानदार बहुत मोटा है, जिसके शरीर को देखकर वह अनुमान लगाता है कि वह उसे नहीं पकड़ पाएगा।
जब वह चोरी को अंजाम देने के लिए दुकान में पहुंचता है तो अलमारी में जोर से मुक्का मारता है। तभी दुकान का मालिक बहुत फुर्ती से काउंटर से उसकी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन वह जैसे तैसे दुकान से भागने में कामयाब रहता है। जब बेकरी के नौकर उसका पीछा करते हैं तो थोड़ी दूर भागने के बाद वे थक कर रुक जाते हैं। छविनाथ भी थोड़ी दूर जाकर राहत की सांस लेता है और पार्क में जाकर चोरी का माल खाने बैठ जाता है। वह बड़े चाव से पार्क में बैठकर कुछ खा रहा होता है कि सामने आलीशान कार से एक लड़की और उसके पिता उसे देख लेते हैं। लड़की पिता को कहती है कि वह चार्ली है। यहाँ चार्ली अंग्रेजी फिल्म का अभिनेता है जिसकी छवि लड़की को छविनाथ में दिखती है। यहाँ इस बात को समझना भी होगा कि छविनाथ में चार्ली की छवि कैसे दिख सकती है। दरअसल अंग्रेजी फिल्म गोल्ड रश में जैसे चार्ली भूख में जूते और उसमें जड़ी कील उबालकर गोश्त की तरह खाता है, वैसे ही कहानी में छविनाथ पार्क में कांच चाव से खा रहा होता है। तभी वह लड़की उसे चार्ली कहती है। यहाँ से कहानी में दो अन्य पात्रों से हमारा परिचय भी होता है। एक पात्र लड़की और दूसरा उसके पिता, जिसे पुरुष नाम से भी कहानी में संबोधित किया गया है। लड़की और उसके पिता व्यवसायी होते हैं जो छविनाथ में भी व्यवसाय देखते हैं। वे उसे बताते हैं कि वह चार्ली है, उसमें विशेष टैलेंट है क्योंकि वह कांच खा सकता है। ये सब सुनकर छविनाथ बताता है कि वह न तो चार्ली है और न वह किसी चार्ली को जानता है। वह ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वह कांच खा रहा है, बल्कि वह पूरा घटनाक्रम बताता है और कहता है कि वह डबल रोटी खा रहा था जिसका गुदगुदापन अभी भी उसके मुंह में है। हाँ, उसे प्यास जरूर लगी है। लड़की और उसके पिता उसे कहते हैं कि अगर वह डबल रोटी खा रहा था तो उसका पैकेट कहाँ है। वह इधर उधर देखता है, उसे कोई पैकेट नहीं मिलता है, लेकिन वह ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वह कांच कैसे खा सकता है। कहानी में लड़की के पिता का संवाद है कि भूख में आदमी कुछ भी खा सकता है। आगे वह उसे व्यावसायिक लहजे में कहते हैं, देखो मेरे पास ताकत है और तुम्हारे पास अनोखी कला है। उन दोनों के बीच मिलकर काम करने की बात होती है और दोनों को फायदा मिलने की बात भी होती है। छविनाथ पहले तो कांच खाने की काम के लिए मना करता है, लेकिन बाद में लड़की उसे मनाने में सफल हो जाती है। वह खुद को तसल्ली देता है कि वह कांच को रोटी की तरह खा सकता है, तो निश्चय ही उसका जन्म एक बड़ा और सफल आदमी बनने के लिए हुआ है। फिर तीनों मिलकर जगह जगह कांच खाने का तमाशा बड़े बड़े शो दिखाकर करते हैं। छविनाथ देश के अखबारों, टीवी, रेडियो के समाचारों की सुर्खियां बन जाता है। वह प्रोफेसर चार्ली के नाम से प्रसिद्धि पाता है। वह जहां भी जाता है वहां उसकी खातिरदारी होती है। उसको विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आदर और सम्मान मिलता है, लेकिन उसे रोटी से वंचित रखा जाता है। रोटी की जगह लड़की मुस्कुराते हुए एक तस्तरी में कांच लेकर आती थी। एक दिन वह चीखते हुए कहता है कि उसकी बदौलत बाप बेटी इतनी कमाई करते हैं, लेकिन कम से कम उसे रोटी तो दी जाए। इस पर लड़की कहती है कि उसे सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन रोटी नहीं, क्योंकि उसे यदि रोटी दी गई तो वह कांच खाना भूल जाएगा। लेखक कहानी के माध्यम से शोषक और शोषित वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। जिस तरह छविनाथ का शोषण करके लड़की और उसका पिता अपनी आमदनी दिनों दिन बढ़ाते जाते हैं और छविनाथ शोषण का शिकार होकर रोटी की महक के लिए तरस जाता है। एक दिन जब छविनाथ जोर जबरदस्ती से रोटी की मांग करता है तो लड़की उसे रोटी देने के लिए मना कर देती है। वह कहती है जिस दिन उसे रोटी मिल जाएगी उस दिन वह सामान्य व्यक्ति की तरह भीड़ में खो जाएगा। उसे कांच खाने को दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के लिए कल की तैयारी शुरू करो। उस रोज उसे रुकने के लिए जो आलीशान कमरा दिया जाता है वह वहां से भागने का प्लान करता है। वह पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में था, इसलिए वह लोहे की सलाखें लगी हुई खिड़की को देखता है और ठान लेता है कि जब वह कांच खा सकता है तो इस्पात की उस खिड़की की सलाखों को भी खा सकता है, जिसके कारण वह कैद में है। और वह सचमुच इस्पात की सलाखों को खाकर रात के अंधेरे में वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद सोने के फ्रेम की चश्मे वाला लड़की का पिता, लड़की, उसका सारा तंत्र, पुलिस व्यवस्था छविनाथ की खोज में निकल जाते हैं। इस कहानी में हमें मार्क्सवादी विचारधारा दिखती है, जहां शोषण का शिकार व्यक्ति अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपनी भूख को मिटाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व लड़की और उसका पिता सरकारी तंत्र
करता है, जो हर हाल में कमजोर वर्ग को कैद में रखना चाहते हैं। शोषक वर्ग के अंदर धन संपदा ऐश्वर्य की भूख है और वे संवेदना से शून्य है। कहानी आत्मपरक शैली में लिखी गई है, जहां अंत में लेखक का मंतव्य इस कथन में स्पष्ट होता है, रोटी की महक उसे अपोलो बेकस तक जरूर खींच कर लाएगी, जिसका मालिक मोटा और थुलथुला होने के बावजूद जरूरत से ज्यादा फुर्तीला है, और जो एक रोटी चुराए जाने की आशंका से ऐसा अंतर्नाद करता है जैसे सती नारी के सतीत्व पर डाका पड़ गया हो। इसी के साथ कहानी का विश्लेषण पूरा होता है। आगे फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई कहानी के साथ।